हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होंगे। और बेटा जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो एक और शानदार जानदार लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। बेटा आज मैं आपको कराने वाला हूँ रिवीजन, यानी कि आज है बेटा रैपिड रिवीजन का डे। आज हम क्या रिवाइज करेंगे, आज बेटा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन का लेक्चर थर्ड जो है हम रिवाइज करेंगे। तो बेटा जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जितना जरूरी पढ़ना है बेटा उससे 10 टाइम्स ज्यादा जरूरी है रिवाइज करना। अगर आप किसी टॉपिक को बेटा खुद से रिवाइज नहीं कर रहे हो तो वो लंबे समय तक आपकी मेमोरी में बेटा रिटेन नहीं रहने वाला है, यानी कि एक ना एक दिन आप उस टॉपिक को भूल ही जाओगे। तो बेटा उसे आप भूलो नहीं, इसके लिए क्या जरूरी है, आपको उसे बार बार याद करना। समझ में आ गया? बेहतरीन तरीके से आप इस बात को समझ गए होंगे। तो आपको ये भी याद होगा बेटा, मैंने जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन के लेक्चर थर्ड में आपको क्या पढ़ाया था। तो बेटा मैंने आपको कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया था, जैसे कि मैंने आपसे जेजीए के बारे में डिस्कशन करा था, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस। इसके अलावा हमने बेटा आपकी जो है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के बारे में बात करी थी, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ वुमेन्स कैप्सूल के बारे में बात करी थी बेटा। और इसके अलावा बेटा हमने यूरिन फॉर्मेशन को जो है आपके क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। तो बेटा शुरू करें आज का रिवीजन। ये सारा कुछ मैंने जो है आपको लेक्चर थर्ड में पढ़ाया था। तो चलो अब हम शुरू करते हैं बेटा रिवीजन करना। तो देखो, तो बेटा सबसे पहले मैंने आपको बताया था पैसेज ऑफ यूरिन। आखिर आपका यूरिन बेटा कहाँ कहाँ से होते हुए किस तरीके से यूरेथ्रा तक पहुंचता है, ये पाथवे बेटा वैसे तो बच्चों को अगर मैं अलग से ना लिखाऊं तो हम पढ़ा तो देते हैं, बट मैंने आपको अलग से भी लिखा दिया है, ठीक है, जिससे कि आपको सीधे ही याद हो जाए। तो आपको पता है बेटा नेफ आपके जो है काफी सारी डीसीटीज जो होती हैं, यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, वो आपके एक कलेक्टिंग डक्ट में ओपन करती है, ठीक है। फिर कई सारे कलेक्टिंग डक्ट बेटा ओपन करते हैं आपके किसके अंदर, माइनर कैलिक्स में। माइनर कैलिक्स ओपन करते हैं मेजर कैलिक्स में। आपका ये जो मेजर कैलिक्स होता है बेटा एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर में ओपन करता है, जिसको कहते हैं बेटा आपके रीनल पेल्विस। और इसके बाद बेटा वहीं पर आपके प्रेजेंट होते हैं कौन, यूरेटर्स। देन आपका यूरिन बेटा यूरेटर्स में जाता है, उसके बाद वो स्टोर होता है बेटा यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरेथ्रा के थ्रू जो है बेटा एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। आपको समझ में आ गया बेटा पैसेज ऑफ यूरिन, बेहतरीन तरीके से आ गया होगा। इसके अलावा बेटा आपको ब्लड फ्लो भी पता होना चाहिए कि किडनी में किस तरीके से ब्लड फ्लो हो रहा है। तो आपको पता है बेटा आपका जो हार्ट होता है उसका लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वहां से अयोटा निकलती है। अयोटा आगे काफी सारी जो है बेटा फाइन आर्टरीज को जो है आपकी फॉर्म करती है, जो अलग अलग ऑर्गन्स तक लेके जाती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसे ही जो किडनी तक ब्लड लेके जाती है आर्टरी, उसका नाम होता है बच्चों रीनल आर्टरी। और ये रीनल आर्टरी बेटा जो है आगे जाके डिवाइड कर जाती है, फाइन अपनी ब्रांचेस बना लेती है बेटा, जिसको कहते हो आप एफरेंट आर्टीरियोल। ये एंटर करती है बेटा ग्लोमेरुलस में। अब ग्लोमेरुलस क्या होता है बेटा, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, यानी कि कैपिलरीज का जो गुच्छा होता है उसको कहते हैं बेटा ग्लोमेरुलस। देन उसके बाद बेटा यहाँ से इस ब्लड को उठाने का काम कौन करता है, इफरेंट आर्टीरियोल। इफरेंट आर्टीरियोल देन बेटा पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में आपका ब्लड जाता है। उसके बाद बेटा वासा रेक्टा में, देन वासा रेक्टा से बेटा रीनल वेन्यूल एंड एट लास्ट रीनल वेन। बेहतरीन तरीके से बेटा मैंने आपको ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स समझाए थे, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको सीधे के सीधे लिखा दिया। अगर कोई आपसे कह देता है कि ब्लड फ्लो बता दो भाई किडनी में, सपोज करो इसमें से वो दो तीन चीजों को गायब कर दे, फिर भी आपको पाथवे पता होगा कहाँ कौन सा लेके जा रहा है। सपोज करो आपको तीन ऑप्शन देते हैं, ठीक है, मतलब बेसिकली तीन जो है इसमें से इस्तेमाल करते हैं, एक रीनल आर्टरी, एक आपका वासा रेक्टा, एक रीनल वेन। तो आपको पता होना चाहिए पहले रीनल आर्टरी आएगा, देन वासा रेक्टा आएगा, देन एट लास्ट रीनल वेन आएगा। समझ गए? इसलिए पाथवे बहुत जरूरी है बच्चों, याद होना आपको। अब इसके बाद मैंने आपको देखो बेटा हमने आपको जेजीए के बारे में बताया था। क्या होता है ये जेजीए? जेजीए की फुल फॉर्म होती है बेटा जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। ये एक सेंसिटिव रीजन होता है बेटा। अब बनता कैसे है बेटा, कुछ मॉडिफाइड सेल से मिलकर बना हुआ होता है, और दो, एक तो बेटा एफरेंट आर्टीरियोल की मॉडिफाइड सेल होती है, एक डीसीटी की मॉडिफाइड आपकी सेल होती है। जो एफरेंट आर्टीरियोल की मॉडिफाइड सेल होती है उसको कहते हैं बेटा जेजी सेल, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। और जो डीसीटी की यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की आपकी बेटा जो मॉडिफाइड सेल होती है उसका नाम होता है मैक्यूला डेंसा सेल। अब ये फॉर्म कहाँ पे होगा, जब बेटा आपके एफरेंट आर्टीरियोल और डीसीटी काफी क्लोज कांटेक्ट में होते हैं, तब आपका जेजीए फॉर्म होता है। और ये रेगुलेट करता है बेटा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि जीएफआर। और आप बच्चों को जीएफआर अच्छे से आता है, क्यों? क्योंकि मैं पूरा चैप्टर आपको बेटा पढ़ा चुका हूं।
तो मैं GFR आपको आता होगा, ये मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, आओ देखो किस तरीके से करते हैं, ये भी आपने जान लिया। देखो बेटा कुछ इस तरीके से जो है इसका आपको जो है स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। देखो देख रहे हो DCT कितने पास है आपके, किसके, एफरेंट आर्टीरियोल के। देखो आपको दिख रही है बेटा DCT में सेल, देखो मैक्यूलर डेंसा सेल दिख रही होगी, एफरेंट आर्टीरियोल को आपको JG सेल्स दिख रही होगी। अब ये जो JG सेल्स है बेटा मॉडिफाइड स्मूथ मसल सेल होती हैं, और इनके पास होता है बेटा एक हार्मोन जिसको कहते हैं बेटा रेनिन। पर आपको इसका फंक्शन भी आता है, जिन बच्चों ने पूरा चैप्टर मेरे से पढ़ लिया है। ठीक है, अब देखिए आगे। इसके बाद हमने बात करी थी बेटा बोमेन्स कैप्सूल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो आप जानते हो जो बोमेन कैप्सूल होता है बेटा वो इस तरीके से होता है। देखो कप शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा आपको। अब कप लाइक स्ट्रक्चर ये बेटा डबल वॉल्ड होता है। एक तो देखो इनर वॉल, एक इसकी आउटर वॉल, एक इनर वॉल एक आउटर वॉल। जो इनर वॉल होती है बेटा उसको कहते हो आप क्या, विसरल लेयर। जो आउटर वॉल होती है देखो उसको कहते हैं बेटा पैराइटल लेयर, जो कि आपकी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई है। ठीक है, अब देखो बेटा इनर लेयर को मैंने आपको अगली साइड पर दिखाया है, अब जरा ध्यान से देखिएगा। आइए अब बेटा आपको ये दिख रहा है एफरेंट आर्टीरियोल, इफरेंट आर्टीरियोल, और आपको दिख रही होगी बेटा ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है आपकी ग्लोमेरुलस, जो कि टफ्ट ऑफ कैपिलरीज में। अब जरा ध्यान से देखो बेटा यहाँ पर आपको दिख रही है बोमेन्स कैप्सूल की, जरा इस वाली लेयर को देखो बेटा, ये जो मैंने बाहर की तरफ दिखाई है जिसको मैंने पैराइटल लेयर कहा है, और अंदर वाली को देखो बेटा जिसको मैंने विसरल लेयर कहा है। इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर आपको बेटा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के बारे में भी बता दिया था। देखो आपको पता है बेटा एक तो आपकी ग्लोमेरुलस, यानी कि ग्लोमेरुलस क्या है, टफ्ट ऑफ कैपिलरी। कैपिलरी की जो वॉल होती है बेटा उसको क्या कहते हैं, क्या एंडोथीलियम कहते हैं, बिल्कुल एंडोथीलियम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एंडोथीलियम और ये जो बेटा आपकी इनर लेयर है किसकी बेटा, बोमेन्स कैप्सूल यानी कि विसरल लेयर, इन दोनों के बीच में जो बेटा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उसको कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। यानी कि अगर ब्लड को फिल्टर होना है किस में से, कैपिलरीज से सीधे बोमेन्स कैप्सूल में आना है, तो बेटा उसको 3 लेयर्स को क्रॉस करना होगा। फर्स्ट एंडोथीलियम को क्रॉस करना होगा, किसकी एंडोथीलियम बेटा, आपकी ब्लड कैपिलरी की। उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करना होगा, देन विसरल लेयर को क्रॉस करना होगा। इस तरीके से 3 लेयर्स का बेटा फॉर्मेशन होता है। अब देखो बेटा विसरल लेयर के बारे में मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। क्या होती है विसरल लेयर बेटा, कुछ नहीं मॉडिफाइड स्क्वेमस सेल्स हैं जिनके पास आपको देखने को मिलती है बेटा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिसको आप कहते हो बेटा पेडी सेल, अभी आपको दिखाऊंगा। और इन सेल्स को कहा जाता है बेटा पोडोसाइट्स। और ये पोडोसाइट्स इस तरीके से अरेंज होती हैं कि बेटा इनके अंदर कुछ माइन्यूट पोर्स आपके फॉर्म हो जाते हैं, और इन्हीं पोर्स को कहा जाता है आपके बेटा फिल्ट्रेशन स्लिट और आपके स्लिट पोर्स। तो बेटा आपको दिख रही है पोडोसाइट सेल, इसकी देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो दिख रही है उसको मैंने कहा पेडी सेल। और बेटा देखो दो पोडोसाइट्स की जो 2 पेडी सेल है उनके बीच का जो गैप है उसको मैंने कहा है बेटा स्लिट पोर्स, या फिर बेटा फिल्ट्रेशन स्लिट्स। आपको समझ में आ गया बेटा, इस तरीके से इसमें से ब्लड आपका फिल्टर आउट होता है। समझ में आ गई होंगी बच्चों आपको चीजें। देखो बेटा इसके बाद मैंने आपको जिक्र करा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन कितनी लेयर से मिलकर बनी है, 3 लेयर्स। एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, यानी कि बेटा किसकी बात कर रहा है, ब्लड कैपिलरी की। दूसरी है बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड एट लास्ट आ जाती है बेटा एपिथेलियम ऑफ वोमेन्स कैप्सूल, यानी कि विसरल लेयर की बात यहाँ पर चल रही है। तो इन 3 लेयर से मिलकर आपकी बेटा बेस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होता है। फिर इसके बाद मैंने बात करी थी बच्चों आपसे कि यूरिन फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। तो देखो जो यूरिन फॉर्मेशन बेटा होता है उसके अंदर 3 प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले तो बेटा जब ब्लड आता है उसमें से आपको पता है दोनों ही चीजें हैं ब्लड के अंदर, काम की चीज भी और फालतू की चीज भी। तो सबसे पहले आप चाहोगे थोड़ा भाई फिल्ट्रेशन हो जाए यहाँ पे, ठीक है, जिससे काम की चीज को अलग करा जाए, फालतू चीज को अलग करा जाए। पर जब बेटा पहली बार आपका फिल्ट्रेशन होता है जिसको आप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हो, तो सारी चीजें जो है सही सही चीजें जितनी भी हमें चाहिए होती है वो वापस हमें मिल नहीं पाती हैं, कुछ काम की चीजें भी चले जाती हैं। ठीक है, अब उसको तो बेटा रीएब्जॉर्ब करना पड़ेगा ना काम की चीजों को, तो दूसरी प्रोसेस होती है रीएब्जॉर्प्शन। और बेटा अगर आप किसी चीज को निकालोगे, समझ रहे हो, तो इससे क्या पीएच और आयनिक बैलेंस हिल जाता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको उसके अंदर कुछ डालना भी पड़ेगा। इसी थर्ड प्रोसेस को कहते हैं बेटा ट्यूबुलर सीक्रीशन। इज इट क्लियर टू यू और नॉट बच्चों? आपने मुझसे तीनों प्रोसेसेस बेहतरीन तरीके से पढ़ी हैं और किसी को कोई भी समस्या होगी नहीं। ठीक है, देखो बच्चों फिर इसके बाद हम शुरू करते हैं बेटा सबसे पहली प्रोसेस जिसको आप कहते हो बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या होती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? अभी देखो मैं आपको सीधे फोटो पे लेके आता हूँ, जरा ध्यान से इस फोटो को देखिएगा आप बच्चों। आपको दिख रहा है एफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर इतना चौड़ा है, जबकि इफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर सिर्फ इतना सा है। जब बेटा आ इतने से रहा है, समझो देखो आ इतने से रहा है और जा इतने से रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है?
तो सोचो बेटा प्रेशर का कितना डिफरेंस होगा, यानी आता जा रहा है ज्यादा, जा कम से रहा है। दैट मीन्स बेटा वो ब्लड कहाँ इकट्ठा होता जाएगा, इन ग्लोमेरुलस में इकट्ठा होता जाएगा, इस टफ्ट ऑफ कैपिलरी में इकट्ठा होता जाएगा, और ये इतना इकट्ठा हो जाता है, ये बेटा प्रेशर जनरेट करेगा। और इसी प्रेशर से क्या होगा, ये ब्लड जो है बेटा फ्लो करना शुरू कर देगा, कहाँ से, आपकी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से, और बेटा ये आपके किसके अंदर पहुंच जाएगा, बोमेंस कैप्सूल के अंदर। और ये जो बोमेंस कैप्सूल के अंदर पहुंच जाता है, इसी ब्लड को कहा जाता है क्या बेटा, देखो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इसको कहते हैं। और होता क्या है, जो ब्लड बेटा आपका ये छन रहा है, बेसिकली इसके अंदर बेटा ब्लड सेल्स तो जा नहीं सकती, यानी कि बचा सिर्फ प्लाज्मा पार्ट। और प्लाज्मा में भी आपको पता है प्रोटीन्स का साइज बड़ा होता है, तो प्रोटीन्स भी नहीं जा सकते, यानी कि पूरा प्लाज्मा चला गया सिवाय प्रोटीन के। इसलिए इस फिल्ट्रेट को कहा जाता है बेटा प्रोटीन लेस प्लाज्मा। क्या आपको समझ में आ गया बच्चों? ये फिल्ट्रेशन क्यों हुआ, क्योंकि प्रेशर की वजह से हुआ। और अगर ये प्रेशर की वजह से हुआ है तो क्या हमें कोई एनर्जी खर्चनी पड़ी, नहीं, इसलिए बेटा ये पैसिव प्रोसेस है। और ये जो फिल्ट्रेट बनता है बेटा पर मिनट 125 ml बनता है, समझ रहे हो। और अगर मैं पर डे निकालना चाहूंगी फिल्ट्रेट कितना बन रहा है, तो 180 लीटर पर डे फिल्ट्रेट बनता है। आपको समझ में आ गया बेटा, ब्लड को छनने से जो फ्लूइड, जो प्लाज्मा आपका, जो कि प्रोटीन लेस प्लाज्मा जो आपका ग्लोमेरुलस में एंटर, आपके बोमेंस कैप्सूल में एंटर कर जाता है, उसी को कहते हैं बेटा फिल्ट्रेट। पर मिनट कितना फिल्ट्रेट बन रहा है, 125 मिलीलीटर, ठीक है बेटा। और पूरे दिन में 180 लीटर फिल्ट्रेट आपका फॉर्म होता है। अब देखो बेटा, जो एफरेंट आर्टेरियोल में ब्लड आता है उसको कहा जाता है रीनल फ्लो, या फिर आप सिंपली से कह सकते हो फ्लो ऑफ ब्लड। और पता है कितना होता है पर मिनट, लगभग 1100 ml से लेके बेटा 1200 ml तक होता है आपका जो एफरेंट आर्टेरियोल में ब्लड आ रहा है, जो कि लगभग बेटा 1/5 होता है आपके ईच वेंट्रिकल का, जो वो पंप कर रहे हैं पर मिनट में। आपको पता है बेटा 1 मिनट के अंदर आपका जो एक वेंट्रिकल होता है लगभग 5 लीटर ब्लड को जो है बेटा क्या कर देता है, अप्रोक्सीमेटली पंप कर देता है। तो उसमें से 1/5 जो ब्लड है बेटा आपका कहाँ आ रहा है, वो आपके बेटा किडनी में एंटर कर रहा है, किसके थ्रू, एफरेंट आर्टेरियोल। आपको समझ में आ गया बच्चों? इसी को कहते हैं बेटा रीनल फ्लो, ठीक है। देखो बच्चों आगे, अरे यार ये शोर बहुत हो रहा है यहाँ पर, 1 मिनट रुकिएगा जरा। चलिए कोई ना, अभी एक ट्रक था बेटा, वो जो है ज्यादा ही शोर कर रहा था। देखो बेटा, तो बेटा ये जो आपका फॉर्म होता है फिल्ट्रेट, अच्छा मैंने ये वाली स्लाइड, हाँ आ जाओ, देखो मैं सोच ही रहा था कुछ तो रह रहा है यार, ये जीएफआर क्यों नहीं बताया मैंने, यहाँ पर बताया है पीछे वाली स्लाइड पर। तो आपको पता है बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक पैसिव प्रोसेस है, क्यों है वो भी मैंने आपको बता दिया। होती क्यों है, ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर इन ग्लोमेरुलस। और ये प्रेशर कौन अप्लाई कर रहा है बेटा, ब्लड अप्लाई कर रहा है। अब बेटा जो 125 ml पर मिनट आपने बताया था ना फिल्ट्रेट जो बन रहा था, इसी को कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय किडनीज पर मिनट इज कॉल्ड जीएफआर, जो कि बेटा आपका होता है 125 मिलीलीटर पर मिनट या फिर 180 लीटर पर डे। तो आपको जीएफआर समझ में आ गया। अब देखो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया, इसके बाद जो प्रोसेस आएगी वो आएगी बेटा रीएब्जॉर्प्शन। अब देखो बेटा आपका जो पर डे फिल्ट्रेट बनता है वो बनता है 180 लीटर पर डे। अब क्या यार 180 लीटर को जो है बेटा बॉडी निकाल देगी, ऐसा कैसे पॉसिबल है बच्चों? आप जो टॉयलेट करने जाते हो लगभग बेटा 1.5 से 2 लीटर के बीच में अप्रोक्सीमेटली आप मान सकते हो जो यूरिन आपको आता है, समझ रहे हो बेटा। और जबकि फिल्ट्रेट बन रहा है 180 लीटर, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 99% को क्या करा जा रहा है, फिल्ट्रेट को बेटा रीएब्जॉर्ब करा जा रहा है। और इसी प्रोसेस को कहा जाता है बेटा रीएब्जॉर्प्शन, जो कि मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा है, देखो मैंने लिखा ना, जीएफआर है 180 लीटर पर डे, यूरिन रिलीज है 1.5 से 1.8 लीटर पर डे। तो लगभग 99% ऑफ द फिल्ट्रेट जो है बेटा रीएब्जॉर्ब करा गया है रीनल ट्यूब्यूल्स के द्वारा। ट्यूब्यूल्स मतलब बेटा पीसीटी, डीसीटी, हेनलेज लूप, इनकी बात यहाँ पे चल रही है। और इसी प्रोसेस को कहा जाता है बेटा रीएब्जॉर्प्शन। आपको समझ में आ गई? इसके बाद बेटा मैंने आपसे जिक्र करा था ऑस्मोलैरिटी का। क्या होती है ऑस्मोलैरिटी? बेटा ऑस्मोलैरिटी बड़ी सिंपल है, यानी कि हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि 1 लीटर जो सॉल्यूशन है, जिसे आप सॉल्वेंट भी कह सकते हो, उसके अंदर बेटा कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है, उसी को हम कहते हैं बेटा ऑस्मोलैरिटी। समझ गए? अगर किसी 1 लीटर के अंदर बेटा ज्यादा आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे तो उसकी ऑस्मोलैरिटी ज्यादा होगी, अगर पर लीटर में आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स कम है तो उसकी ऑस्मोलैरिटी कम होगी। दैट मीन्स मुझे ये पता लग गया कि ऑस्मोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके बेटा, सॉल्यूट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा सॉल्वेंट के। अगर कोई आपसे ऑस्मोलैरिटी की यूनिट पूछता है तो बेटा वो होती है मिली ऑस्मोल पर लीटर, जो कि आपको यहाँ पर डिस्कस करनी है बेटा आपके चैप्टर में, ठीक है।
बाकी आपके केमिस्ट्री वाले आपको अच्छे से बताएंगे चीजें। तो बेटा मिली ऑस्मोल पर लीटर, ठीक है। ब्लड का अगर मैं बात करता हूँ कितनी ऑस्मोलैरिटी होती है, तो 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। अब देखो बेटा ए और बी से मैंने कुछ आपको बताया है। क्या बेटा यहाँ सॉल्वेंट फिक्स है दोनों के अंदर, 1 लीटर सॉल्वेंट ए कंटेनर में है, 1 लीटर सॉल्वेंट आपका बी कंटेनर में, बट सॉल्यूट अलग अलग है। ए में 10 ग्राम सॉल्यूट है, बी में 5 ग्राम सॉल्यूट है। अब बेटा जहां पर सॉल्यूट ज्यादा होगा वहां पर क्या होगी, ऑस्मोलैरिटी ज्यादा होगी। तो सॉल्यूट कहां पर ज्यादा है, क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट तो फिक्स है। जब एक क्वांटिटी फिक्स है तो दूसरी क्वांटिटी देखोगे ना बेटा आप, तो आपको पता है ए के अंदर सॉल्यूट ज्यादा है, दैट मीन्स बेटा ऑस्मोलैरिटी किसकी ज्यादा होगी, आपके ए की होगी। तो आपको समझ में आ गया। फिर देखो बेटा मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया, इसके अंदर मैंने क्या करा, आपके ए और बी दो कंटेनर लिए, जिसके अंदर मैंने सॉल्यूट फिक्स कर दिया। 7 ग्राम सॉल्यूट ए कंटेनर में है, 7 ग्राम ही सॉल्यूट आपका बी कंटेनर में है, बट सॉल्वेंट में फर्क है। बी में जो है आपका 500 ml सॉल्वेंट है, जबकि ए के अंदर 1 लीटर सॉल्वेंट है। और मुझे एक बात पता है कि ऑस्मोलैरिटी जो है वो सॉल्वेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि जहां सॉल्वेंट ज्यादा वहां पर ऑस्मोलैरिटी कम। तो सॉल्वेंट कहां पर ज्यादा है सर, ए में, ऑस्मोलैरिटी ए की कम होगी। तो किसकी ज्यादा होगी, बी की ज्यादा होगी। तो देखो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ऑस्मोलैरिटी बेटा ए से ज्यादा किसकी है, आपके बी की है। आपको समझ में आ गया। फिर इसके बाद मैंने बात करी बेटा रीअब्जॉर्प्शन, तो आपका चल ही रहा है। तो रीअब्जॉर्प्शन हम बेटा अलग अलग पार्ट से करेंगे, पीसीटी से, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हैंडलेज लूप से करेंगे, आपके वासा रेक्टा से करेंगे, ठीक है, फिर कलेक्टिंग डक्ट से भी करेंगे। तो इन सबको मिला के कहते हैं बेटा रीअब्जॉर्प्शन। अब देखो बेटा पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन से पहले आप जानो ये इसके पास कौन सी सेल्स प्रेजेंट है, यानी कि टिश्यू कौन सा है। तो बेटा जो आपको पीसीटी दिखता है ये आपका लाइंड होता है ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडेड एपिथेलियम विद माइक्रोब्लाई, यानी कि यहाँ पे आपको बेटा ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम देखने को मिलती है, और उसके पास क्या है बेटा, माइक्रोब्लाई प्रेजेंट है। अब बेटा ये जो आपको दिख रही है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इन्हीं को कहते हैं माइक्रोब्लाई। और ये माइक्रोब्लाई आपका काम करती है क्या बेटा, आपका सरफेस एरिया इंक्रीज करने का, किसके लिए बेटा, रीएब्जॉर्प्शन के लिए। आपको समझ में आ गया बेटा कौन सी सेल से मिलकर बनाए। तो अब जरा इस पर भी आ जाओ, अब इसको समझ लो कि इससे क्या क्या रीएब्जॉर्ब होने वाला है। तो बेटा जो आपको पीसीटी दिखती है उसके अंदर क्या एंटर करेगा सर, ब्लड या फिर फिल्ट्रेट। आप कहोगे सर फिल्ट्रेट एंटर करेगा, क्योंकि ग्लोमेरुलस ने हमारे क्या कर दिया है, फिल्ट्रेशन कर दिया है, ठीक है। अब ये फिल्ट्रेशन जो है बेटा, फिल्ट्रेट जो है आपका पहुंचता है पीसीटी में। अब होता क्या है बेटा, जो पीसीटी होता है ना आपका, देखो पीसीटी में लगभग 70 से 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का क्या हो जाता है बेटा, रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। और पीसीटी में आपको देखने को मिलता है मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है बेटा। अब जो पीसीटी के बाहर प्रेजेंट है, पता है उसको क्या कहते हैं, किडनी के बेटा उसको कहते हो आप इंटरस्टिशियम, ठीक है। आपको समझ में आ गया इंटरस्टिशियम क्या है। अब बेटा पीसीटी के बगल में क्या बेटा आपको पता है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज प्रेजेंट है। आप कहोगे हाँ सर ठीक है। अब देखो बेटा होता क्या है, जो ग्लूकोज और अमाइनो एसिड होते हैं ये 100% रीअब्जॉर्ब करे जाते हैं। रीअब्जॉर्ब करके कहाँ जाए, कहाँ डाला जाएगा बेटा, ब्लड के अंदर वापस डाला जाएगा। ब्लड कहाँ फ्लो कर रहा है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में, ठीक है बेटा, तो ये वहां चले गए। इसके अलावा सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया बेटा, ये भी आपके ब्लड में एंटर कर जाते हैं। और ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम, पोटेशियम, इनका जो एब्जॉर्प्शन होता है बेटा वो एनर्जी खर्च के होता है, इसलिए इसको कहते हैं बेटा एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। जबकि आपके पानी का यानी कि H2O का, क्लोराइड का, बाइकार्बोनेट आयन का, आपके यूरिया का, यूरिया जो कि स्मॉल अमाउंट में बेटा आपका क्या करा जाता है, रीअब्जॉर्ब करा जाता है, ठीक है बेटा। उसका जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है बेटा, यानी कि वाटर का, क्लोराइड आयन का, बाइकार्बोनेट का और यूरिया का, जो कि स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है, जो कि स्मॉल अमाउंट में बेटा यूरिया को हम क्या कर रहे हैं, रीअब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। इन सब का जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो होता है बेटा पैसिवली, यानी कि कोई एनर्जी खर्च नहीं होती। तो आपको समझ में आ गया। और बेटा जब ये पीसीटी के अंदर ये जो आपका जाता है ये सारी चीजें, तो इसके अंदर बेटा आपकी जो ऑस्मोलैरिटी है वो सेम रहती है, यानी कि 300 शुरू से लेके और पीसीटी के एंड तक 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर ही रहती है। जब ऑस्मोलैरिटी सेम रहती है तो उसी को कहा जाता है आइसोटोनिक। तो अगर कोई आपसे पूछता है पीसीटी में कैसी कंडीशन मिलेगी, तो आप कहोगे आइसोटोनिक कंडीशन देखने को मिलेगी। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट आता है, सर ये यूरिया तो हमें निकालना है तो हम इसे रीअब्जॉर्ब क्यों कर रहे हैं। तो देखो बच्चों ऐसा नहीं है कि बॉडी सारी चीजें एक साथ फेंक देती है, नहीं, बॉडी को जितना निकालना है वो उतना ही निकालती है। सपोज करो आप किसी आयरन या विटामिन को ज्यादा खा लो, विटामिन आपकी बॉडी को चाहिए, सही बात है, पर अगर आप हद से ज्यादा आप जो है एक्यूमुलेट करते जाओगे बॉडी में, तो बॉडी बेटा रिलीज करेगी, समझ रहे हो, उन विटामिन को भी, जबकि आपकी बॉडी के लिए फायदेमंद है, पर बॉडी क्लियरली कहती है भैया मैं उतना ही रखूंगी जितनी मुझे जरूरत है। इसलिए बेटा आपने देखा होगा ऐसा नहीं है यूरिया आपकी बॉडी में है तो सारा एक साथ निकाल दिया, नहीं बेटा,
धीरे धीरे करके निकाला जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा रीअब्जॉर्प्शन भी आपको देखने को मिलता है स्मॉल अमाउंट में। आपको समझ में आ गई बेटा। आइसोटोनिक ऑस्मोलैरिटी आपको देखने को मिलती है किसके अंदर, पीसीटी में। पूरा समझ में आ गया बेटा। स्ट्रक्चर्स हम पहले ही आपको चीजें समझा चुके हैं। तो मुझे याद है बेटा, मैंने जो है ये लेक्चर यहीं तक आपको पढ़ाया था, ठीक है। इसके बाद जो अगला था वो बेटा आपको अगले रैपिड रिवीजन लेक्चर में मिल जाएगा। तो बच्चों आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगले लेक्चर में। रिवीजन करो यार, रैंक फोड़नी है इस बार, समझ गए।